आज हम यूनिट 4 यानी मॉडल्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इसको देखेंगे कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के कौन-कौन से मॉडल्स हैं। क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है यानी जो सूचना है वो हमारे सीखने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है। लेकिन अगर हम इसको अच्छे तरीके से इस सूचना को ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पा रहे हैं या हम इसको संसाधित नहीं कर पा रहे हैं या इसको हम सही पर्सन को जो है वो नहीं पहुँचा पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक तरीके से बर्डन हो जाती है, ना कि हमें किसी भी तरीके का लाभ पहुँचाती है। तो इन्फॉर्मेशन जो भी हम लर्निंग के लिए ले रहे हैं, यानी सूचना जो भी हम अपनी लर्निंग के लिए ले रहे हैं, सीखने के लिए ले रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि उसको हम ठीक तरीके से जो है वो ऑर्गेनाइज़ करें, उसको हम अच्छी तरीके से संसाधित करें और अच्छी तरीके से जो पर्सन है जिसको कि हमें सूचना को देना है, उस तक हम उसको पहुँचाएँ। तो आज के इस यूनिट 4 में हम ये देखेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग है वो क्या होता है, किस तरीके से उसको जो है परिभाषित किया गया है। साथ ही साथ विभिन्न तरीके के मॉडल्स जो हैं यानी जो भी मॉडल इसके ऊपर हैं, उनके बारे में उनका संक्षिप्त विवरण देखेंगे। जैसे कि वॉग एंड नॉर्मन मॉडल केबिन में इन मनोवैज्ञानिक का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में। और इन्होंने ये बताया कि किस तरीके से जो व्यक्ति है वो किसी भी इंफॉर्मेशन को का कूट संकेतन करता है, किस तरीके से उसको जो है वो स्ट्रक्चर देता है, यानी उसका एक रूप केवल वातावरण से हम किस तरीके से उद्दीपक को लेते हैं और किस तरीके से रिकॉल करते हैं। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान अब यहाँ कुछ है, ये बहुत ही कह सकते हैं कि पॉपुलर है, बहुत ही ज़्यादा इसका जो है अब हम इसको यूज़ कर रहे हैं, यानी इसका जो है योगदान दिन पर दिन कॉग्निटिव साइकोलॉजी में जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को अगर देखा जाए कि सूचना संसाधन और इस तरीके से बदलाव है कि जो वो ऑब्जर्वर है यानी जो उसको देख रहा है, वो उसके द्वारा उसको डिटेक्टेबल हो, यानी उसको जो है वो दिखाई दे रहा हो कि हाँ, इसमें इस तरीके का चेंज आ रहा है। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी ह्यूमन की जो थिंकिंग है वो क्या है, वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से सोचता है, इसके लिए तो ये 1940 है। और जो हमारा ब्रेन है वो एक हार्डवेयर है जो कि हमें बाहर की चीज़ों को दिखाता है। तो अगर हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की बात करेंगे तो ये पूरी तरीके से एक कंप्यूटर जिस तरीके से काम कर रहा है, उस तरीके से हमारा माइंड भी उसी तरीके से काम करता है। और लेवल ऑफ प्रोसेसिंग यानी किस तरीके से हम किन-किन चरणों में जो है वो सूचना को संसाधित करते हैं, इसके बारे में भी बताया गया है। बिहेवियरल मॉडल जो यहाँ पर मेमोरी के उसमें दिया गया है, वो सबसे पहले वॉग एंड नॉर्मन ने 1960 ने कहा एक प्राइमरी मेमोरी है जिसको कि पीएम कहा गया, और एक हमारी जो है वो सेकेंडरी मेमोरी है जिसको उन्होंने मेमोरी कहा, जिसको कि हमने लॉन्ग टर्म कहा। तो वॉग एंड नॉर्मन ने जो अभी तक हम पढ़ते आए कि हम शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी के टर्म्स में मेमोरी को हम अभी तक बताते आए, तो इन्होंने उसको प्राइमरी मेमोरी और सेकेंड प्राइमरी मेमोरी थी और दूसरी तरफ उन्होंने सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बताया था। उन्होंने इसी तरीके से वॉग एंड नॉर्मन ने भी इनको जो प्रॉपर्टीज़ हैं यानी जो उनकी कह सकते हैं कि विशेषताएँ हैं, उसको कभी भी क्वांटिफ़ाई यानी कि उस सिस्टम है कितने सेकंड्स तक हम जो है वो प्राइमरी मेमोरी में जो मेमोरी को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, जो कि विलियम जेम्स ने नहीं बताया था। ये सीमित होती है, बहुत ही लिमिटेड कैपेसिटी है जब वो अपनी सूचना को जो है हम उस मेमोरी में रख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन का लॉस होता है, क्योंकि बहुत ही सीमित क्षमता है, तो जो भी लॉस होता है वो केवल टाइम की वजह से नहीं होता है। ऐसे भी लॉस होता है कि जब हम ओल्ड आइटम्स को रिप्लेस कर देते हैं न्यू आइटम से, यानी जब हमने नया कुछ सीखा तो हमारा पूरा तो अगर हमें प्राइमरी मेमोरी में किसी चीज़ को स्टोर करना है, तो ये ज़रूरी होगा कि हम पहले ओल्ड आइटम्स को हटाएँगे, तभी हम नए आइटम्स को सीख पाएँगे और उसके अंदर ला पाएँगे। अब क्योंकि इनकी जो क्षमता है वो बहुत ही सीमित है, बहुत ही ज़्यादा सीमित है, इसलिए क्या होता है कि वहाँ पर स्मृति का या कह सकते हैं कि सूचना का क्या होता है, एक तरीके से एक लॉस होना शुरू हो जाता है। तो केवल टाइम की वज़ह से नहीं होता है कि व्यक्ति ने बहुत देर बाद कोई चीज़ याद कर रहा है तो उसको जो है वो याद नहीं आ रहा है, केवल इसकी वज़ह से नहीं देखने को मिलता है। इसकी वज़ह से भी देखने को मिलता है कि जब हम न्यू आइटम्स को याद करने के लिए, कोई नई सूचना को याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ से जो पुरानी सूचनाएँ हैं, उसको वहाँ से हमें विस्थापित करना पड़ता है। तो इन्होंने ये कहा कि एक तरीके से जो प्राइमरी मेमोरी है वो हमारे कंपार्टमेंट की तरह, जैसे कोई भी चीज़ होती है उसके विभिन्न-विभिन्न तरीके के विभाग होते हैं, तो उसी तरीके से प्राइमरी मेमोरी भी हमारी एक तरीके से कह सकते हैं कि वो विभाग की तरह है। और इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन जो स्टोर होती है वो स्लॉट्स में होती है, यानी
छोटे-छोटे खंडों में होती है और अगर सारे खंड हमारे फिल हो गए हैं, तो मानिए बात है कि हम जो है वो जो भी इन्फॉर्मेशन नई लेकर आएँगे, वो हमारे उस स्लॉट में नहीं आ पाएगी और जब तक हम उस स्लॉट से उस इन्फॉर्मेशन पुरानी इन्फॉर्मेशन को नहीं हटाएँगे, तब तक हम किसी भी नई इन्फॉर्मेशन को उस खंड में या उस स्लॉट में हम लेकर के नहीं आ पाएँगे। तो इस तरीके से प्राइमरी मेमोरी को उन्होंने जो है वो बताने की कोशिश की है। तो वॉग एंड नॉर्मन ने एक इसके लिए छोटा-सा एक एक्सपेरिमेंट भी किया जहाँ पर उन्होंने जो है वो एक 16 डिजिट की लिस्ट जो है वो लोगों को दिखाई, सब्जेक्ट्स को दिखाई, जिसमें से उनको कि 1 डिजिट पर सेकंड और या 4 डिजिट पर सेकंड तक सब्जेक्ट को उन चीज़ों को याद करना था। और उसका जो पर्पस था डिजिट दिखाने का वो बहुत ही ये था कि किस तरीके से जो है हमारी प्राइमरी मेमोरी में हम इंफॉर्मेशन को लूज़ कर देते हैं। तो 2 तरीके से उन्होंने कहा कि क्या डिके हो जाता है जब किसी चीज़ का, या हम कोई नई चीज़ आ जाती है उसकी वजह से, यानी इंटरफेरेंस की वजह से होता है। तो डिके का मतलब तो हो गया कि जैसे-जैसे टाइम पास होगा तो हम उस चीज़ को भूलते गए, हमने अगर उसको रिकॉल नहीं किया तो ये डिके हुआ। और इंटरफेरेंस का मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई भी नई इन्फॉर्मेशन को सीख रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, नई इन्फॉर्मेशन हमारी ओल्ड इन्फॉर्मेशन के रिकॉल में क्या कर रही है, इंटरफेरेंस कर रही है, यानी उसको इंटरफेयर करके हम उसको याद नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये देखा कि प्राइमरी इस एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया, उन्होंने जो ये प्रयोग किया सब्जेक्ट के ऊपर, उसमें ये देखा कि जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें जो इन्फॉर्मेशन है, एक तरीके से कह सकते हैं कि उसमें हम वर्बल इन्फॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, ज़्यादा रिकॉल कर पाते हैं। यानी जो हमने मुँह से बोला है, उस इन्फॉर्मेशन को हम बहुत अच्छी तरीके से प्राइमरी मेमोरी में हम होल्ड करके रख सकते हैं कि जो हम बोल रहे हैं, वर्बल इन्फॉर्मेशन। इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो संगठित होती हैं, किस तरीके से हम प्रोसेस करते हैं इन्फॉर्मेशन को, या किस तरीके से सूचना को हम पूरी तरीके से संगठित करते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी सूचना अच्छी तरीके से संगठित नहीं है, तो हम उस इन्फॉर्मेशन को क्या होगा कि वो हमारे लिए किसी भी तरीके के काम की नहीं रह जाएगी। एक तरीके से वो बर्डन रहेगी, तो हम उस इन्फॉर्मेशन को हटाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो कई यूनिट्स और कई स्ट्रक्चर्स में जो है हमारा माइंड इन इन्फॉर्मेशन को रखता है, क्योंकि इसी तरीके से हमारा माइंड जो है वो ऑपरेट करता है, क्योंकि हम एक ही चीज़ को बहुत चीज़ों को बिल्कुल संगठित करके जब तक अपने माइंड में नहीं रखेंगे, तब तक हम उसको प्रोसेस प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएँगे। तो यहाँ पर जो है उन्होंने बताया कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अगर हम कैटेगरी में रखें, लॉन्ग टर्म मेमोरी में प्रॉपर तरीके से कैटेगरी बना-बना के रखें, तो हम अच्छी तरीके से उन कैटेगरीज़ को लर्न कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअलाइज़ कर सकते हैं और उसको जो हम उस कैटेगरी के लिए कोई भी डिसीज़न ले सकते हैं। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म मेमोरी के क्षेत्र में टुल्विंग जो थे उनका भी बहुत योगदान रहा है। तो उन्होंने 1972 में बताया कि लॉन्ग टर्म मेमोरी को 2 तरीके से हम देख सकते हैं, एक को हम कहते हैं एपिसोडिक मेमोरी और दूसरा है सिमेंटिक मेमोरी। तो जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि एपिसोडिक मेमोरी का मतलब ये है कि जहाँ पर हम किसी भी सिचुएशन और किसी भी इवेंट को जो है वो हमारी मेमोरी में स्टोर है, कि कहीं कोई हमारे लाइफ में बहुत ऐसा इवेंट हुआ या कोई स्पेसिफिक इवेंट हुआ हमारे जीवन में, तो वो हमारे लिए एक एपिसोडिक मेमोरी का हमारा उदाहरण होगा। और एपिसोडिक मेमोरी जो है वो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से और हमारे स्पेसिफिक इवेंट से बनती है, कि हमारी लाइफ में कोई भी अगर हर एक की लाइफ में अगर कोई भी अलग-अलग कोई इवेंट हुए हैं जो उसके लिए बहुत स्पेसिफिक है, या कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, तो हम उसको उसमें क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं और न इन्फॉर्मेशन को हम जो है वो रखते हैं। इसी तरीके से सिमेंटिक मेमोरी का मतलब ये है कि यहाँ ये बहुत ही जनरल जनरल मेमोरी है और यहाँ पर हम जो है किसी भी सूचना को उसके अर्थ के संबंध में हम उसको संसाधित करते हैं और उसको अपनी मेमोरी में रखते हैं। तो सिमेंटिक मेमोरी जो है वो कई सारे हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी हमारे स्ट्रैटेजीज़ हैं, कोई भी स्ट्रक्चर है, उसको हम प्रॉपर तरीके से उस इन्फॉर्मेशन को एनकोड करते हैं उसकी मीनिंग यानी अर्थ के बेसिस पर। तो इसको उन्होंने कहा कि वो सिमेंटिक मेमोरी है। अब जो हमारा मेमोरी है वो भी और भी 2 तरीके की उन्होंने बताई है, जैसे कि एक है डिक्लेरेटिव मेमोरी और दूसरी है प्रोसीजरल मेमोरी। तो डिक्लेरेटिव मेमोरी जो होती है, जो कि हम रोज़मर्रा के जीवन में जो है वो बात करते हैं या उसको याद करते हैं चीज़ों को। तो एक तरीके से ये सारी चीज़ें जो हमारी डिक्लेरेटिव मेमोरी में होती है, कि हमने कोई थॉट शेयर किया, कुछ हमने किसी से बात की, अपने वर्ड्स को रखा, ये सब हमारी डिक्लेरेटिव मेमोरी होगी। और उसके बाद हमारी जो है वो
जो डिक्लेरेटिव मेमोरी है उसको सिमेंटिक और एपिसोडिक मेमोरी में भी डिवाइड किया गया है, जैसे जो आपने ऊपर देखा। उसके बाद प्रोसीजरल मेमोरी का मतलब होता है कि किस तरीके से, हाउ टू, मतलब नॉलेज को आपने किस तरीके से लिया हुआ है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी का ये एक और है पार्ट है जिसको कि हम प्रोसीजरल मेमोरी कहते हैं, जहाँ पर हमने जो भी हमारी स्किल्स हैं जो हमने सीखे, जैसे किसी ने साइकिल चलाना सीखा, किसी ने तैराकी सीखी, तो वो हमारी स्किल्स को क्या करता है, डिफाइन करता है। तो ये हमारा होता है प्रोसीजरल मेमोरी। और ये जो यहाँ पर जैसे कि ये हमारे इन्फॉर्मेशन, जैसे कि फ़ोटोग्राफ हमने कोई लिया या कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम जो है वो इस प्रोसीजरल मेमोरी में रखते हैं। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए, तो जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, जब तक उसको हम अच्छे तरीके से संगठित नहीं करेंगे, तब तक हम इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर, वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए एक तरीके से बर्डन हो जाएगी, किसी भी तरीके का लाभ वो हमें नहीं देगी। तो यहाँ पर अगर हम किसी भी सूचना को कैटेगरीज़ में, यानी उसको भिन्न-भिन्न जो है कैटेगरीज़ में रखते हैं, तो हमें वो अच्छी तरीके से क्या हो जाती है, याद हो जाती है। लेकिन अगर हम एकदम मिला-जुला के किसी इन्फॉर्मेशन, सूचना को, सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ मिला-जुला के रख देंगे, तो वो हमारे लिए मुश्किल होगा उसको हमें याद करने के लिए। इसी तरीके से टुल्विंग ने ही लॉन्ग टर्म मेमोरी के टर्म्स में बताया कि 2 तरीके की मेमोरी हमेशा हमें देखने को मिलती है, एक है एपिसोडिक और दूसरी सिमेंटिक। तो जो एपिसोडिक मेमोरी है, नाम से है कि इस एपिसोड्स जो हमारी लाइफ में हुए हैं, जो हमारी लाइफ में बहुत ही विशिष्ट जो है हमारी इवेंट्स हुए हैं, उनको हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और सिमेंटिक मेमोरी में कोई भी इन्फॉर्मेशन को जब तक हम उसके अर्थ तक नहीं चले जाते हैं, तो वो हम उसको रखते हैं। तो सिमेंटिक मेमोरी जो है वो हमारे लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि सिमेंटिक और एपिसोडिक मेमोरी हमारी डिक्लेरेटिव मेमोरी का एक तरीके से पार्ट है। और प्रोसीजरल मेमोरी जो वो है हमारी, जो कि हम जो स्किल सीखते हैं, जो हम हमारे अंदर जो कौशल है, उसको यूज़ जब हम करते हैं, तो वो हमारा प्रोसीजरल मेमोरी में होता है, क्योंकि वो हम सीख चुके हैं, तो अब हम उसे बहुत हद तक हमें और उसको उसके ऊपर सीखने की ज़रूरत नहीं, वो हमेशा हमें क्या होगी, याद रहेगी। तो इस तरीके से उन्होंने इसके बारे में बताया। तो जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग का जो 3 स्टेज मॉडल जो कि एटकिंसन एंड शिफ्रिन ने दिया, उन्होंने मेमोरी को जो है वो डेटा के टर्म्स में कि किस तरीके से हम उसको याद कर सकते हैं, इसको बताया। जबकि स्टोरेज को उन्होंने बताया कि एक तरीके से हमारा एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, जिसमें कि जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन को रखते हैं, स्लॉट्स में रखते हैं। तो कितने समय तक हम किसी चीज़ को रख सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो एटकिंसन शिफ्रिन का मॉडल है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी से इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंसरी रजिस्टर से सीधे लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी इन्फॉर्मेशन जो है वो जा सकती है, उसके बारे में बताया। तो इस तरीके से ये जो एटकिंसन शिफ्रिन का मॉडल है, ये बहुत ही जो है वो प्रचलित मॉडल है, जो कि मेमोरी को 3 स्टेजेस में क्या करता है, डिफाइन करता है। उसके बाद यहाँ पर है लेवल ऑफ रिकॉल। तो यहाँ पर एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, पी.आई. जिनचेंको, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो लोग हैं मेमोरी को जब चीज़ों को कोई लर्न करते हैं, मटेरियल को, और उसके लिए लर्न करने के बाद अपनी मेमोरी में किस तरीके से लाते हैं, इसके बारे में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो उन्होंने बताया कि अगर किसी भी चीज़ को, किसी भी सूचना को, अगर आपने बहुत डीप तरीके से उसके अर्थ को समझते हुए अगर आपने इनकोड किया है अपने स्मृति में, तो आपको वो बहुत समय तक क्या होती है, याद रहती है। कि अगर मान लीजिए कोई सूचना आपने वातावरण में देखा और उसका पूरा अच्छे तरीके से अर्थ देखा, उसकी मीनिंग आपने देखी, जब आप इस तरीके से उसको करते हैं, तो हमें बहुत समय तक वो इन्फॉर्मेशन याद रहती है। लेकिन अगर मान लीजिए हमने उसको केवल ऐसे ही देख कर के एनकोड कर दिया, तो हम उसको बहुत लंबे समय तक याद नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि जो लेवल ऑफ रिकॉल है, वो क्या है कि अगर आपने मीनिंग के बेसिस पे रिकॉल किया है, आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से आप उसको कनेक्ट करके, चीज़ों को एक आपस में कनेक्ट करके रिकॉल किया है, तो उसको आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया कि अगर आपने हाउस देखा, फिर हाउस के साथ विंडो, बिल्डिंग, फिश, तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि हाउस और विंडो आप एक तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि अगर घर है तो उसके अंदर जो है वो क्या कह सकते हैं कि उसके अंदर खिड़की भी होगी। लेकिन अगर हाउस और फिश को अगर हम करते हैं, तो ये हमें थोड़ा-सा याद करने में
देर होगी क्योंकि इसमें जो है कोई कनेक्शन हमें देखने को नहीं मिलता है। हाउस और विंडो में हमें मिलता है कनेक्शन, हाउस और बिल्डिंग में भी हमें कनेक्शन देखने को मिलता है। वो लॉजिक कनेक्शन है क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि एक घर है तो खिड़की होगी, और हाउस क्या है हमारा, बिल्डिंग के अंदर है। तो ये हमारे जो ऐसे वर्ड्स हैं जिसको कि हम ईजिली रिकॉल करेंगे और बहुत लंबे समय तक रिकॉल करके रख पाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे अर्थ दिखाई दे रहा है, हमें लॉजिक दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर यही बोला जाए हाउस एंड फिश, तो ये हमारे लिए रिकॉल करना थोड़ा डिफरेंट होगा, थोड़ा ही मुश्किल होगा, क्योंकि इसके बीच में कोई भी कनेक्शन हमें देखने को नहीं मिलता है। तो किसी भी चीज़ के कैटेगरीज में अगर कनेक्शन हमें दिखाई दे रहा है, या हम उसको बहुत ही अच्छे तरीके से अर्थ में उसके अर्थ को लेकर के उसको डिफाइन कर रहे हैं या उसको स्टोर कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए रिकॉल करना ज़्यादा अच्छा है। तो जो लेवल ऑफ रिकॉल है, हम इन्होंने ये कहा कि रिकॉल हमारा बेसिकली इतने तरीके से हमें देखने को मिलता है। उसके बाद रिकॉल के ही लेवल ऑफ, उस पे ही एक थ्योरी आई है जिसको कि लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, जो कि क्रेक एंड लॉकहार्ट ने दी थी। इन्होंने भी मेमोरी को जो है वो कितने लेवल्स में हम प्रोसेस कर सकते हैं उसके बारे में इन्होंने बताया है। तो क्रेक एंड लॉकहार्ट ने जो है ये मॉडल 1972 में दिया था, जिसको कि लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल कहा जाता है। और इस मॉडल में उन्होंने बताया कि किस तरीके से कितने लेवल्स हैं जिसको कि हम कर सकते हैं, कि एक तो शैलो लेवल हो गया ऊपर का, उसके बाद बीच का लेवल हो गया, और नीचे हमारा डीपर लेवल अप हो गया, जिसको कि हम सिमेंटिक लेवल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जब भी आती है तो स्टिमुलस से आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपने वातावरण से ली, आपने उसको शैलो लेवल पर और डीप लेवल पे आपने किस तरीके से प्रोसेस करेंगे इसके बारे में बताया गया। तो सबसे पहले जो आपका जो लेवल आता है वो पहला है शैलो लेवल, उस पर थोड़ी सी डीप प्रोसेसिंग हुई। उसके बाद वहाँ पर आपने उसके फीचर्स के बेसिस पर, स्टिमुलस के या सेंसरी फीचर्स के बेसिस पर आपने क्या किया कि आपने अपनी स्टिमुलस को स्टोर किया मेमोरी में, यानी जो एक शुरुआती से देखने पे जो दीपक लगता है उसके बेसिस पर हमने किया। उसके बाद डीपर लेवल आया कि जब हमने उसके मीनिंग के बेसिस पर, उसके पैटर्न जो भी हमने बनाया था उसके मीनिंग के बेसिस पर जब हमने उसको रखा, तो उसको हमने डीपर लेवल ऑफ प्रोसेसिंग कहा, क्योंकि अब यहाँ पर जो भी कोई इंफॉर्मेशन आ जाएगी वो हमें लंबे समय तक क्या होगी, याद रहेगी। तो जो लॉकहार्ट का मॉडल था, सबसे पहले ये है कि आपने कोई भी मॉडल, आपने कोई भी इंफॉर्मेशन ली, उसके बाद आपने उसको उसके फेमिलियरिटी के बेसिस पर आपने उसको किया, उसको उसको मेंटेनेंस रिहर्सल किया डीपर लेवल पर। उसके बाद आपकी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट लेवल पर गई, जो कि थोड़ा डीपर लेवल था, उस पर आपने इन्फॉर्मेशन किया। उसके बाद जब आपने इलाबोरेटिव रिहर्सल किया, यानी उसकी मीनिंग के बेसिस पर जब आपने कोई चीज़ समझाई, तो वो हमारा डीपर लेवल ऑफ क्या हो गया, प्रोसेसिंग हो गया। तो इस तरीके से क्रेक एंड लॉकहार्ट का जो मॉडल है वो अ, हमारे इस 3 लेवल्स को जो है वो बताता है कि कितने-कितने लेवल पर हम जो है वो प्रोसेसिंग कर सकते हैं, और जो लास्ट लेवल है वो हमारा डीपर लेवल ऑफ प्रोसेसिंग है, जहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन जब आ जाती है, क्योंकि हमने उसको मीनिंग के बेसिस पर रखा हुआ है, तो हम उसको बेहतर तरीके से उसको रिकॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर 2 तरीके की रिहर्सल उन्होंने यहाँ भी बताई। एक को उन्होंने कहा दैट इज़ मेंटेनेंस रिहर्सल, जहाँ पर आप बिना केवल देख करके शैलो लेवल पर ही आप उसको मेंटेन करके रखते हैं इन्फॉर्मेशन को। और दूसरा है हमारा इलाबोरेटिव रिहर्सल, जिसको कि हम सिमेंटिक प्रोसेसिंग भी कहते हैं, जहाँ पर हम जो है वो चीज़ों को उसकी मीनिंग के बेसिस पर स्टोर करके रख सकते हैं। तो जो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग वर्सेस अगर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को देखा जाए, तो जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है मेमोरी का, वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट पर काम करता है कि मेमोरी का क्या स्ट्रक्चर है, जैसे कि सेंसरी रजिस्टर है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी है। ये इस तरीके से प्रोसेसिंग करता है कि उसके स्ट्रक्चर के बेसिस, स्टेजेस के बेसिस पर, और कि किस तरीके से ये स्टेजेस जो हैं वो काम करती हैं, ये सारे कंपोनेंट्स किस तरीके से काम करते हैं, इनका क्या टाइम पीरियड है। लेकिन जो क्रेक एंड लॉकहार्ट ने जो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग दिया था, वो बेसिकली जो है वो मीनिंग के बेसिस पर, कि कोई भी अगर आप दीपक को देख रहे हैं, तो उसको आप किस तरीके से डीपर लेवल पे ले जाकर के आप उसको काम करते हैं। यानी फंक्शनिंग पर उन्होंने फ़ोकस किया, कि स्टेजेस पे नहीं, बल्कि किस तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है, किस तरीके से जो है वो उसकी फंक्शनिंग हो रही है या परसेप्चुअल प्रोसेसिंग हो रही है, उसके ऊपर उन्होंने इसको रखा, जहाँ पर हम डेप्थ, डीप लेवल पर जाकर के क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो है
इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल और क्रेक एंड लॉकहार्ट जो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल था, उसको इस तरीके से उन्होंने उस पे अंतर करने की कोशिश की है। तो ये जो क्लियर डिफरेंस है क्रेक एंड लेवल एंड प्रोसेसिंग मॉडल का, वो है कि एक स्ट्रक्चर पे काम कर रहा है, दूसरा जो है प्रॉपर फंक्शनिंग पे काम कर रहा है कि किस तरीके से हम प्रोसेसिंग करते हैं, फंक्शनिंग कैसे करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को जब हम वहाँ पर लेकर के आते हैं। तो इस तरीके से जो है ये देखा गया कि लेवल ऑफ रिकॉल में कि अगर मान लीजिए कोई भी शब्द जो है वो उसका कोई लॉजिक है, उसका कोई मीनिंग है, तो उसको हम अच्छी तरीके से रिकॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी जहाँ पे किसी भी चीज़ की हमें कोई लॉजिक नहीं दिखाई दे रहा है या किसी भी तरीके से हम उसको जो है वो अ, ऐसे कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है, तो हम उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से रिकॉल नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जिनको ने ये कहा कि जो लेवल ऑफ रिकॉल है, वो बेसिकली हमें एक तरीके से ये बताता है कि कितने लेवल्स पर हम कितने तरीके से जो है वो किसी भी इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग कर सकते हैं। जितनी हम डीपर लेवल पे करेंगे, जितने ही हम मीनिंगफुल लेवल पे करेंगे, जितने ही हम लॉजिक्स को लेकर के आएँगे, उतना ही जो है वो एक तरीके से हमारा जो मॉडल है वो या जो मेमोरी है वो हमारे उसमें सेव रहेगी। उसके बाद लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग भी हमने देखा कि कितने तरीके से प्रोसेसिंग होती है किसी भी इंफॉर्मेशन की या सूचना की जो कि हम मेमोरी में लेते हैं। तो इस मॉडल को क्रेक एंड लॉकहार्ट ने दिया था 1972 में, जिसको कि हम लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग यानी एलओपी मॉडल भी कहते हैं कि इन्होंने ये कहा कि 3 तरीके की लेवल्स पे हम जो है वो प्रोसेसिंग करते हैं किसी भी मेमोरी का, जिसमें सबसे पहला एक हमारा ऊपरी लेवल हो गया, जहाँ पर हम केवल स्ट्रक्चर के बेसिस पर या फ़ैमिलियरिटी के बेसिस पर चीज़ों को करते हैं, उसको मेंटेन करके रखते हैं। उसके बाद जो है वो एक थोड़ा उसके नीचे डीपर लेवल पे हमने प्रोसेसिंग की और फिर सबसे ज़्यादा मोर कॉम्प्लेक्स और एब्स्ट्रैक्ट यानी मीनिंग के फॉर्म में जब हम उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, तो उसको हम सिमेंटिक प्रोसेसिंग करते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि चाहे उसको आप किसी भी इंफॉर्मेशन को शैलो या डीप या किसी भी उस पे करें, जो नेचर ऑफ द स्टिमुलस है वो एक तरीके से वैसा ही रहता है, कोई भी उद्दीपक का जो नेचर है वो जो है वो बदल नहीं जाता है। तो इस तरीके से लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल में 2 तरीके की रिहर्सल भी उन्होंने बताई, एक थी हमारी मेंटेनेंस रिहर्सल और दूसरी थी हमारी इलैबोरेटिव रिहर्सल। इन दोनों के बेसिस पर हम जो है इलैबोरेटिव रिहर्सल जो होता है वो एक तरीके से मीनिंगफुल रिहर्सल, यानी जब आप किसी भी उद्दीपक को उसके अर्थ के रूप में उसको प्रोसेस कर देते हैं, तो वहाँ पर चीज़ें बहुत लंबे तक क्या हो जाती हैं, स्टोर करके हम उसको रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्रेक एंड टुल्विंग ने जो है वो इस मॉडल को अच्छी तरीके से उन्होंने उसको मेज़र किया, इसकी प्रोसेसिंग बताई कि जितना भी हम डीपर प्रोसेसिंग करेंगे वो बहुत लंबे समय तक हमें याद रहेगी, अकम्प्लिश रहेगी, उसको हम रिकॉग्नाइज़ कर पाएंगे वर्ड्स को प्रॉपर तरीके से, जितना ही हम अच्छे तरीके से उसको बेटर लेवल पे नीचे लेकर के जा रहे हैं। और इस तरीके से उन्होंने ये बताया कि जो सिमेंटिक प्रोसेसिंग होती है लास्ट वाली जो है, वो हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो उसको हम बहुत समय तक उस इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, रिमेंबर करके रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है सेल्फ रेफरेंस इफ़ेक्ट बताया गया कि यहाँ पर न्यू लेवल ऑफ प्रोसेसिंग पर रॉजर्स, क्यूपर एंड क्रिकर ने जो है एक नया इस पे के ऊपर एक दृष्टिकोण डालने की कोशिश की, जिसको कि उन्होंने सेल्फ रेफरेंस कहा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है। उन्होंने सब्जेक्ट से कहा कि लिस्ट ऑफ 40 एडजेक्टिव्स दिए और उनको जो है 4 टास्क जो उनको करने थे डेप्थ लेवल पे, सिमेंटिक पे, और इस पे उन्होंने जो है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट रखे, फिनोमिक फोनीम्स रखे, सिमेंटिक और सेल्फ रेफरेंस टास्क रखा उन्होंने। तो उन्होंने ये देखा कि जब हम अपने लेवल पे कोई हमें अपनी चीज़ें हमें हमारे से रिलेटेड होती हैं, तो हम उसको जो है वो बहुत अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। अगर हमने इसको जो हम जैसे कि आई, मी, माइन, इस तरीके के जब कोई वर्ड्स आते हैं जो हमारे सेल्फ स्कीमा होते हैं, जो हम हमसे रिलेटेड होते हैं, वो हमारे उसको हम बहुत अच्छे से और बहुत बेहतर तरीके से उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को, और हम बहुत लंबे समय तक उसको जो है वो याद करके रख सकते हैं। तो उसको उन्होंने कहा दैट इज़ द सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट। जैसे कि नाम से ही लग रहा है, सेल्फ रेफरेंस की मतलब हमारे से रिलेटेड, यानी हमारे सेल्फ से रिलेटेड कोई चीज़ अच्छी है, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो,
तो हम उसको जो है वो बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, याद करके रख सकते हैं। तो ये था हमारा सेल्फ रेफरेंस इफ़ेक्ट। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जो है वो कनेक्शन बताया है पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी। तो यहाँ पर जो है मैक्लीक्लैंड जो है उन्होंने एक थ्योरी जो है वो प्रोवाइड करी थी प्रोसेसिंग की, जिन्होंने कंप्यूटर से जो है वो उसको उन्होंने जोड़ने की कोशिश की कि जितनी भी हम लार्ज नंबर ऑफ सिंपल प्रोसेसिंग जिसको कि हम यूनिट कहते हैं, अगर हम उसमें पैरेलली और चीज़ों को भी चला रहे हैं तो उसको हम किस तरीके से याद करके रख सकते हैं। तो उसके टर्म्स में इन्होंने पैरेलल प्रोसेसिंग मॉडल को बताया कि किस तरीके से चीज़ों को हम पैरेलली, अगर 2-3 चीज़ें हैं तो उसको किस तरीके से हम रिकॉल करके रख सकते हैं, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी है। पीडीपी मॉडल जिसको कहा गया पैरेलल प्रोसेसिंग अप्रोच। तो जो फंडामेंटल एजम्पशन है पीडीपी मॉडल का, कि इन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए हाईली इंटरकनेक्टेड यूनिट, जैसे कि अभी हाउस और बिल्डिंग या हाउस और विंडो का जब एग्जांपल किया, तो ये जो अगर ऐसी यूनिट्स होती हैं जो कनेक्टेड हैं आपस में, हाईली इंटरकनेक्टेड हैं, तो इनमें एक अगर यूनिट में एक्टिवेशन होगा तो दूसरे में भी अपने आप से ही वो एक्टिवेट हो जाती हैं और वो दूसरी यूनिट तक कम्युनिकेट हो जाती है। जैसे कि अगर हाउस को हमने एक्टिवेट किया तो वो विंडो को एक्टिवेट कर देगा, फिर वो बेडरूम को एक्टिवेट कर देगा। इस तरीके से क्या होगा कि जितनी भी हाईली इंटरकनेक्टेड यूनिट्स हैं वो आपस में जल्दी एक्टिवेट होती हैं और उसको हम प्रॉपर तरीके से उसकी क्या करते हैं, प्रोसेसिंग भी कर लेते हैं। जैसे कि जो लेटर्स आपस में कनेक्टेड थे, जैसे कीबोर्ड है पियानो में, अगर एक को हमने बजाया तो जितनी भी उससे कनेक्टेड यूनिट्स होंगी वो सब अपने आप में एक्टिवेट हो जाती हैं। तो इन यूनिट्स को जो है जितना हम एक दूसरे से कनेक्शन में रखेंगे, लॉजिक्स में रखेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारा एक लार्जर नेटवर्क बन जाता है कनेक्शन का, और हम उसको अच्छी तरीके से क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, जिसको कि हमने पैरेलल प्रोसेसिंग कहा, कि जहाँ पर ब्रेन जो है वो हमारा कई सारी यूनिट को एक साथ क्या करता है, कंबाइन करता है, जो कि आपस में इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है, और उसके बाद जो है वो साथ में पैरेलली उसको जो है वो प्रोसेस करके इन सारी यूनिट्स को एक लॉन्गर और लार्जर सिस्टम के रूप में हमें वो दे देता है। तो पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब यही हुआ कि जितनी भी इंटरकनेक्टेड यूनिट्स हैं, जितनी भी हमारी ऐसी यूनिट्स हैं, अगर वो एक यूनिट एक्टिवेट हो रही है तो उसमें जो है वो कई सारी यूनिट्स हमारी एक साथ एक्टिवेट होंगी और हम उसमें एक लार्जर सिस्टम को क्या करेंगे, बना करके रखेंगे। तो जितना हम इन यूनिट्स में अर्थ रखेंगे, जितना इस यूनिट्स में हम जो है वो तर्क रखेंगे, जितनी ही इन अच्छी यूनिट्स को हम बेहतर तरीके से बता पाएंगे, ये यूनिट्स उतनी ही हमारे लिए क्या होंगी, अच्छी तरीके से होंगी। जैसे कि अभी हमने हाउस और बिल्डिंग और हाउस और विंडो का एग्जाम्पल दिया, लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि हाउस एंड फिश है या हाउस एंड एनिमल है, तो इस तरीके की यूनिट्स को अगर हाउस को हम एक्टिवेट करते भी, उसके बगल में अगर फिश है तो वो एक्टिवेट उतनी तरीके से नहीं होगी, क्योंकि वो पैरेलली उससे रिलेटेड है ही नहीं। जितना एक दूसरे से चीज़ें रिलेटेड हैं, जितना ही एक दूसरे से चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, वो उतनी ही अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन उसमें क्या होगी, प्रोसेस्ड होगी। इसको ही जो है वो प्रोसेसिंग बोला गया। तो इस तरीके से जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच जो है वो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही इसका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि केवल अब जो है वो संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक ये नहीं देखते हैं कि किस तरीके से हम कोई भी जो सूचना है वातावरण से हम उसको जो है केवल ले रहे हैं और याद कर रहे हैं, बल्कि ये भी देखा जाता है कि किस तरीके से हम उस सूचना को बेहतर तरीके से ले रहे हैं, किस तरीके से हम उसको एनकोड कर रहे हैं, यानी कोड संकेतन उसका किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से उसको स्ट्रक्चर दे रहे हैं, उसकी संरचना किस तरीके से बना रहे हैं, किस तरीके से हम उसको अपनी स्मृति में जो है वो स्टोर करके रखने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर किस तरीके से उस इंफॉर्मेशन को हम यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से हम उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच जो है वो बहुत ही कह सकते हैं कि प्रचलित एक अप्रोच है, एक उद्गम है साइकोलॉजी के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में, और इसमें जो मेमोरी है वो सबसे ज़्यादा हमारा प्रचलित रहा है संज्ञान, क्योंकि ये संज्ञान
जो मेमोरी है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है कि हम किस तरीके से जो है वो प्रोसेस करते हैं इन्फॉर्मेशन को, और कोई क्यों इन्फॉर्मेशन हमारी मेमोरी में रह जाती है और कोई क्यों इन्फॉर्मेशन हमारी मेमोरी से बाहर चली जाती है। क्योंकि अगर मेमोरी को स्ट्रक्चर के संबंध में बताया जाए कि मेमोरी का क्या स्ट्रक्चर है और किस तरीके से इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है, तो यहाँ पर 2 मनोवैज्ञानिकों को सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमने देखा, जिसमें कि वॉग एंड नॉर्मन थे, जिन्होंने मेमोरी के 2 स्ट्रक्चर बताए, 2 संरचना बताई, जिसमें से पहला उन्होंने बताया कि प्राइमरी मेमोरी है, जिसका कि जो क्षमता है इन्फॉर्मेशन को रखने की, वो बहुत ही सीमित है, और यहाँ पर ज़्यादातर हम विजुअल स्टिमुलस जो होता है उसको अच्छी तरीके से होल्ड करके रख सकते हैं प्राइमरी मेमोरी में। और प्राइमरी मेमोरी एक तरीके से हमारे कंपार्टमेंट की तरह काम करता है, स्लॉट्स के रूप में काम करता है, कि स्लॉट्स हैं, जितने जितने स्लॉट्स भरते जाएंगे, अगर भर गए तो उसके बाद उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। वॉग एंड नॉर्मन ने कहा कि 2 तरीके से यहाँ पर हमारे जो प्राइमरी मेमोरी में हम किसी चीज़ को भूल जाते हैं। तो एक तो उन्होंने कहा डिके मेथड, कि अगर टाइम के साथ अगर हमने चीज़ों को याद नहीं किया तो वो डिके हो गई, यानी कि वो अंदर तक जा कर के ख़त्म हो गई। और दूसरा, अगर मान लीजिए हम कोई नई सूचना को सीख रहे हैं, तो हमें मानी बात है कि हमें उसमें से जो पुरानी सूचना है उसको क्या करना होगा, हटाना होगा। यानी नई सूचना का इंटरफेरेंस हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारी ओल्ड इन्फॉर्मेशन है, या तो हम उसको हटाएँगे तभी हम नई सूचना को रख पाएँगे, क्योंकि जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें हमारा जो उसकी कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो बहुत ही कम है। तो इसलिए उन्होंने ये देखा कि जो इंटरफेरेंस है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्राइमरी मेमोरी में, ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को भूल जाते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें करना क्या पड़ता है कि हमें ओल्ड इन्फॉर्मेशन को क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, और नई इन्फॉर्मेशन को हमें वहाँ पर डालना पड़ता है। तो इस तरीके से प्राइमरी मेमोरी हमारी वर्क करती है, और जैसे ही प्राइमरी मेमोरी में अगर हमने जितनी देर तक इन्फॉर्मेशन रखी है, उसको अगर हमने रिहर्सल किया तो वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी में चली जाती है, और अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से रिहर्सल नहीं कर पाए तो डिके या इंटरफेरेंस के थ्रू वो क्या हो जाती है, उन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो ये प्राइमरी मेमोरी इस तरीके से काम करती है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने प्राइमरी मेमोरी को क्वांटिफ़ाई करने की कोशिश की कि कितना टाइम लेती है, कितना इसमें स्टोरेज सिस्टम है, इसको उन्होंने बताया, जो कि विलियम जेम्स थे उन्होंने उसको नहीं बताया था, लेकिन वॉग एंड नॉर्मन ने विलियम जेम्स के ही मॉडल को यूज़ करके उसको बताने की कोशिश की। तो इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने जो है वो प्राइमरी मेमोरी के टर्म्स में चीज़ों को बताने की कोशिश की, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो प्राइमरी मेमोरी में जो है हम विजुअल इन्फॉर्मेशन को जो है वो वर्बल इन्फॉर्मेशन, यानी जो हम इन्फॉर्मेशन बोल रहे हैं, जो वर्बेटिम रिकॉल है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सकता है, जो भी हम ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन करते हैं, तो उसमें हमारी जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि हम उसको सुन करके जो है वो बात कर रहे हैं, इसको याद कर रहे हैं। उसके बाद जो सबसे प्रचलित मॉडल को भी हमने देखा, जो है कि जो हमने स्ट्रक्चरल मॉडल देखा मेमोरी का, कि इन्फॉर्मेशन किस तरीके से प्रोसेस्ड होती है, अब क्या स्ट्रक्चर है उसका है। तो यहाँ पर एटकिंसन एंड शिफ्रिन का मॉडल जो है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल रहा है, क्योंकि एटकिंसन शिफ्रिन मॉडल ने मेमोरी के यहाँ 3 स्ट्रक्चर दिए, जिसको कि हम स्टेजेस भी बोलते हैं, इसलिए इनके मॉडल को स्टेज मॉडल भी कहा जाता है। इन्होंने 3 स्टेजेस क्या बताए हैं, पहला जो स्टेज है वो है हमारा सेंसरी रजिस्टर स्टेज उन्होंने बताया, उसके बाद है शॉर्ट टर्म मेमोरी, या जिसको कि हम वर्किंग मेमोरी भी बोलते हैं, और उसके बाद है हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो सेंसरी रजिस्टर का मतलब हो गया कि जब हम अपने सेंसेस का यूज़ करके किसी भी वातावरण से कोई भी सूचना को लेते हैं, तो उसको हम होल्ड करके रखते हैं केवल आधे सेकंड तक, उसमें विजुअल के टर्म्स में, और अगर ऑडिटरी है तो 4 से 5 सेकंड्स के टर्म्स में हम सेंसरी रजिस्टर में इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, किसी भी वातावरण से कोई भी हमने जो बुद्धिपक लिया है उसको। अब सेंसरी रजिस्टर में इंफॉर्मेशन स्टोर करने के बाद जब हम उसका प्रॉपर तरीके से रिहर्सल कर लेते हैं, तो हम उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी में भेजते हैं, जिसको कि हम वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। और शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो है वो 20 से 30 सेकंड्स तक, जो इंफॉर्मेशन हमारे बिल्कुल चेतना के स्तर पर होती है, बिल्कुल एक्टिव होती है, वो हमारे 20 से 30 सेकंड तक हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में उसको रखते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी का जो कह सकते हैं कि जो कार्यकाल है वो केवल 20 और 30 सेकंड्स तक का ही है, उतने ही देर तक हम इंफॉर्मेशन को रख सकते हैं। और
5 प्लस माइनस 2 यानी 7 या 7 से कम इन्फॉर्मेशन या 7 से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को ही हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, जैसा कि पहले भी ये बताया जा चुका है। और यहाँ पर भी 2 तरीके के रिहर्सल के थ्रू हम ये काम करते हैं। एक है मेंटेनेंस रिहर्सल, जो कि हमने केवल रिपीट किया बार-बार उस चीज़ के बेसिस पर, और इलैबोरेटिव रिहर्सल जब हम उसकी डीप मीनिंग निकाल के ले आए, तो उसको हमने कहा इलैबोरेटिव रिहर्सल। अब जैसे ही हमने अगर हमने प्रॉपर तरीके से रिहर्सल किया है, तो जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में यानी एलटीएम में चली जाती है, और अगर हमने उसको प्रॉपर तरीके से प्रोसेस नहीं किया है, तो वो हमारी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाएगी लॉन्ग टर्म मेमोरी में। दूसरी चीज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी में यहाँ पर ये बताया गया कि अगर हमने किसी भी इन्फॉर्मेशन को या सूचना को प्रॉपर तरीके से संगठित नहीं किया है, ऑर्गेनाइज़ नहीं किया है, तो हम वो इन्फॉर्मेशन या सूचना हमारे लिए किसी भी काम की नहीं है। अब हम उसको कैसे कर सकते हैं ऑर्गेनाइज़, कि अगर हमने उसको स्पेशल कैटेगरी सिस्टम में याद किया है, जैसे कि हमने उसको भिन्न-भिन्न कैटेगरी उसकी बना ली, उस तरीके से याद किया है, तो हमें जो है वो बहुत समय तक वो चीज़ें याद रह जाती हैं। अगर हमने हमने उसको प्रॉपर तरीके से उसको संगठित किया हुआ है, तो हम उसको याद कर सकते हैं। इसी तरीके से इन्होंने बताया कि जो टुल्विंग थे, उन्होंने लॉन्ग टर्म मेमोरी का ही जो एक के जो विभिन्न भाग हैं, जैसे कि एपिसोडिक और सिमेंटिक मेमोरी, उसमें भी उन्होंने उसमें डिस्टिंग्विश करने की कोशिश की। जो तो एपिसोडिक मेमोरी क्या है कि जो हम हमारी लाइफ के जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं और हमारी लाइफ में कोई विशिष्ट इवेंट ऐसा हुआ है, तो हम उसको याद करके रखते हैं, तो उसको हम एपिसोडिक मेमोरी बोलते हैं। जबकि सिमेंटिक मेमोरी क्या है कि सिमेंटिक मेमोरी हमारा एक तरीके से जब हम किसी भी सूचना को बहुत अपने मीनिंग, क्योंकि सिमेंटिक का मतलब ये मीनिंग के टर्म्स में या लॉजिक्स के टर्म्स में हम उसको याद करके रखते हैं, तो वो हमारा जो क्या हो गया, एक हमारा सिमेंटिक मेमोरी हो गया। तो सिमेंटिक मेमोरी एक जनरल, एक हम कह सकते हैं कि जनरल आइडिया से डील करते हैं इन्फॉर्मेशन से, जिसको कि हम जो है वो रिकॉल, किस तरीके से हम चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं, किस तरह की चीज़ों से हम उस पे सेंट्रल फ़ोकस रख सकते हैं, मीनिंग निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी जो है वो अ, सिमेंटिक मेमोरी के अंदर आ जाती हैं। तो जो और भी रिसर्चर्स ने इन दोनों ही ब्रॉडर जो हमारी जो मेमोरी है, यानी एपिसोडिक और सिमेंटिक मेमोरी, इन दोनों को कंबाइन करके कहा कि ये हमारी डिक्लेरेटिव मेमोरी है। डिक्लेरेटिव मेमोरी का मतलब हो गया कि जो कि हम रोज़ अपने जीवन में जो है वो चीज़ों को बात करते हैं, वर्बलाइज़ करते हैं, ये सब हमारी डिक्लेरेटिव मेमोरी के अंदर आ जाता है। और एक हमारी क्या है, प्रोसीजरल मेमोरी है, जिसको कि हमने कहा कि जब हम किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को अपनी स्किल्स को बना करके यूज़ करते हैं, और उस जहाँ पर हम अपनी अ, कोई भी इसका लिमिटेशन नहीं होता है, ये बिल्कुल ऑटोमेटिक होती है। हमें कोई जैसे हमने कोई चीज़ सीखी है साइकिल चलाना, तो हमें हमेशा से साइकिल चलाना जीवन भर याद रहेगा। ऑटोमेटिक है कि हमें साइकिल मिलेगी, तो हम उसको तुरंत चलाने लगेंगे, क्योंकि हमें पता है, हम सीख चुके हैं। इसी तरीके से तैराकी है, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, प्रोसीजरल मेमोरी के अंदर आ जाती हैं, जहाँ पर हम स्किल्स को जो है वो सीखते हैं और मेमोरी को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, और ये ऑटोमेटिक है। इसके लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पर जोर जो है वो नहीं डालना पड़ता है। तो इन्फॉर्मेशन जो प्रोसेसिंग का 3 स्टेज मॉडल है, इन्होंने मेमोरी के बीच में जो है वो अंतर करने की कोशिश की, और उन्होंने बताया कि मेमोरी किस तरीके से जो है हमारी बहुत लंबे समय तक हम उसको होल्ड करके रख सकते हैं। तो मेमोरी के लिए कि डेटा जो है किस तरीके से रिटेन हो रहा है, वो मेमोरी है। और जबकि स्टोरेज को एक तरीके से स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कहा गया, जो कि इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, रखता है अपने उसमें। तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अगर उसमें देखा जाए, तो एटकिंसन एंड शिफरिन का मॉडल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल है, क्योंकि इन्होंने मेमोरी को 3 स्टेजेस में बता करके और किस तरीके से हम पूरे जीवन भर अपनी मेमोरी को स्टोर करके रख सकते हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया। अब लेवल ऑफ रिकॉल की अगर बात की जाए, तो जब तक हम किसी भी चीज़ में हमारा कनेक्शन नहीं होगा, किसी भी चीज़ में हमारा लॉजिक नहीं होगा, किसी भी चीज़ में अगर हमारा अर्थ नहीं होगा, किसी चीज़ को हमने ऐसे ही याद कर लिया, ना तो उसके पीछे कोई लॉजिक था, ना तो पीछे उसका कोई अर्थ था, तो हमें वो बहुत समय तक वो चीज़ याद नहीं रहेगी। तो रिकॉल, लेवल ऑफ रिकॉल के लिए ज़रूरी है कि उसके में एक तो कनेक्शन हो, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी अगर उद्दीपक को आप देख रहे हैं, तो कनेक्शन के बेसिस पे या लॉजिक के बेसिस पे या अर्थ के बेसिस पर अगर आप उसको स्टोर करके रख रहे हैं, तो हम बहुत लंबे समय तक उस इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एक और मॉडल इस संदर्भ में निकल कर आया, जिसको कि क्रेक एंड लॉकहार्ट ने दिया था, लेवल
ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल का, कि जब कोई इन्फॉर्मेशन हमने वातावरण से देखा तो पहले हमने शैलो लेवल पर उसकी जो है प्रोसेसिंग की, यानी उसके स्ट्रक्चर के कंपोनेंट के बेसिस पर, उसकी फेमिलियरिटी के बेसिस पर हमने क्या किया, अपने उस पर प्रोसेस किया इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद उसके थोड़े नीचे हम आए जिस पे हमने थोड़ी डीप लेवल पे उसकी प्रोसेसिंग करी, और सबसे जो लास्ट जो डीपर लेवल है जिसको कि हमने सिमेंटिक प्रोसेसिंग कहा, जहाँ पर हमने इलाबोरेटिव रिहर्सल करके उस इन्फॉर्मेशन को जो है वो अर्थ के साथ हमने क्या कर लिया, स्टोर करके रख लिया। तो क्रेग एंड लॉकहार्ट ने यही बताया कि जितना हम डीपर लेवल पर इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे, यानी सिमेंटिक लेवल पर इंफॉर्मेशन को लाएंगे इलाबोरेटिव रिहर्सल करके, वो हमारे लिए ज़्यादा क्या होगा, यूज़फुल होगा, उसको हम लंबे समय तक जो है वो उसको याद करके। तो लेवल जो है यहाँ पर एक तरीके से स्प्रेड ऑफ प्रोसेसिंग की, जिस तरीके से जो बहुत ही हाईली फेमिलियर हमारे उद्दीपक हैं या मीनिंगफुल उद्दीपक हैं, उनको हम क्या करते हैं, डीपर लेवल पे प्रोसेस करते हैं, जिससे कि जो कि हमारे ज़्यादा समय तक मुझको याद रहे। लेकिन जिन उद्दीपकों में कोई मीनिंग ही नहीं है, जिन उद्दीपक में कोई फेमिलियरिटी नहीं है, जिनको हम बहुत अच्छी तरीके से जानते ही नहीं हैं, वो उनकी प्रोसेसिंग बहुत डीप लेवल पर नहीं हो पाती है। वो ऊपरी लेवल पे, शैलो लेवल पर ही क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, क्योंकि उनका कोई मतलब ही नहीं रह जाता उन उद्दीपक को याद करने के लिए। तो इस तरीके से क्रेग एंड लॉकहार्ट ने भी मेंटेनेंस और इलैबोरेटिव रिहर्सल पर फोकस किया कि किस तरीके से हम इन्फॉर्मेशन को नीचे तक ला सकते हैं, और नीचे तक लाने के लिए जो रिहर्सल हमारा रिस्पॉन्सिबल है वो है हमारा इलैबोरेटिव रिहर्सल। उसके बाद इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और लेवल ऑफ प्रोसेसिंग में क्या है, तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो है वो जनरली स्ट्रक्चरल कंपोनेंट पर ज़्यादा फोकस करती है, जैसे कि क्या मेमोरी का स्ट्रक्चर है, एलटीएम है, एसटीएम है, एलटीएम है, प्रोसेसिंग जैसे कि अटेंशन हो गया, कोडिंग, रिहर्सल, ट्रांसफॉर्मेशन, इस पे ऊपर काम करती है कि कैसे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हमारे काम करते हैं। जबकि जो दूसरी अप्रोच है, यानी जो प्रोसेसिंग अप्रोच है, वो ऑपरेशंस के बेसिस पर, यानी फंक्शन कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें, इसके बेसिस पर काम करती है। तो क्रेग एंड लॉकहार्ट ने ये कहा कि जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है वो बेसिकली आपका एक स्ट्रक्चर, यानी मेमोरी का क्या संरचना है, और जबकि मेमोरी कैसे फंक्शनिंग कर रही है उस पर वो फोकस कर रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने स्टेजेस के टर्म्स में उसको जो है वो बताया कि जितना डीपर स्टेज होगा, जितना ही बेहतरीन तरीके से हम उसको नीचे तक लेकर के जाएंगे प्रोसेस इन्फॉर्मेशन को, वो हमारे लिए बहुत लंबे समय तक हम उसको क्या कर पाएंगे, याद कर पाएंगे। लेकिन जब तक हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को फुल अटेंशन नहीं देंगे, तो वो केवल हमारे शैलो लेवल पर ही, यानी ऊपर के लेवल पर ही रहेगी, उसको हम क्या होंगे, जल्दी ही भूल जाएंगे। तो जब तक इन्फॉर्मेशन को आपने प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दिया है, तब तक आप उसकी डीप प्रोसेसिंग जो है वो नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हमने मान लीजिए उनको एसोसिएशन यानी लिंक बना के याद किया, या इमेजेस के फॉर्म में हमने उसको याद किया, तो ये हमें बहुत लंबे समय तक याद है। जैसे ही वो इमेज हमारे सामने आती, हम याद कर लेते कि हाँ ये चीज़ है। तो इस तरीके से हम उसको जो है वो, हमें याद करने में हमें ईज़ी रहता है। और अगर बहुत कोई इन्फॉर्मेशन बहुत वेग है, जिसको नहीं समझ में आ रही है, या उसको हम नहीं प्रॉपर तरीके से देख पा रहे हैं, तो वो शैलो लेवल पर ही क्या हो जाती है, निकल के हमारी चली जाती है। तो क्रेग एंड लॉकहार्ट ने इन टर्म्स के बारे में बात किया। उसके बाद यहाँ पर सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट के बारे में बोला गया कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ें हमसे संबंधित हैं बहुत ज़्यादा, हम उसको, हमारे से रिलेटेड हैं, तो हम उसको बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। जैसे कि अगर कोई आई है, मी है, माइन है, इस तरीके के वर्ड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, तो वो हमारे लिए जो सेल्फ डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स हैं, जैसे कि लव है, ग्रीड है, ये सब है, हमें बहुत जल्दी हमें क्या हो जाता है, याद हो जाता है। उसके बाद एक पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग मॉडल के बारे में बताया गया कि पैरेलल का मतलब है कि अगर मान लीजिए एक उद्दीपक दूसरे उद्दीपक से बिल्कुल पैरेलली है और हाईली उससे रिलेटेड है, हाईली उससे इंटरकनेक्टेड है, तो अगर हम एक पहले वाले को जब हम एक्टिवेट करेंगे, तो दूसरा वाला अपने आप में ही क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरीके से जब इंटरकनेक्शन करके पैरेलली अगर हमारे समानांतर रूप से जो उद्दीपक हमारे लगे हुए हैं, और अगर वो आपस में एक दूसरे से बिल्कुल संबंधित हैं, अच्छी तरीके से संबंधित हैं, तो वो एक तरीके से एक लार्ज नेटवर्क हमारे लिए बना देते हैं एक इन्फॉर्मेशन का, जिसमें हम मेमोरी को क्या करते हैं, डीप लेवल पर फिर स्टोर करने की कोशिश करते हैं। तो पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कनेक्शन बताता है कि इन
किन यूनिट्स के बीच में यानी किन स्टिमुलस के बीच में जो है वो क्या है कनेक्शन है, और जितना ज़्यादा कनेक्शंस होगा इन यूनिट्स के बीच में, जितना ही लार्ज नंबर ऑफ इंटरैक्शन होगा इन यूनिट्स के बीच में, उतना ही हम बेहतर तरीके से मॉडल को बता सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि जो मेमोरी में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर फोकस करती है, परसीविंग, रिमेंबरिंग और रीजनिंग के ऊपर। और इसमें हमने कई सारे मॉडल्स को देखे कि किन किन मॉडल्स ने किस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के बारे में बताया है। और सबसे एक बात ये है कि जितना आप डीप लेवल पर और जितने अच्छे बेहतर तरीके से आप उसका रिहर्सल करेंगे इलाबोरेटिव रिहर्सल पर, उतनी ही जल्दी जो है हमें वो इन्फॉर्मेशन हमें जीवन भर क्या होगी याद रहेगी। और जो इन्फॉर्मेशन हमसे संबंधित है, जैसे कि नार्सिसिस्टिक पीपल होते हैं जिनको अपने बारे में बहुत जो अपने सेल्फ लव होता है, तो अगर सेल्फ चीज़ें हैं कोई हमारे बारे में, तो वो हम क्या करते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से याद करते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट और साथ ही साथ मेमोरी का फंक्शनिंग कंपोनेंट, ऑपरेट कैसे होती है मेमोरी, दोनों के ऊपर ही क्या किया गया है, फोकस किया गया है। धन्यवाद।